पहलगाम पे आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद भारत का जो एक आउटरीच डेलीगेशन अलग अलग देशों में गया और जो 4 मुस्लिम कंट्री थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल कंट्री हैं भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से, वहाँ पर जो डेलीगेशन गए विजय पांडा जी के नेतृत्व में, जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और एमपी हैं, सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से बहरीन, कुवैत, ये सारी जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर इंडिया का रिस्पांस था, इंडिया का आउटरीच था और उन लोगों ने क्या कहा। पांडा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों के लिए काफ़ी क्रूशियल ये एक तरह से डिप्लोमेटिक आउटरीच मिशन था, तो क्या मैसेज आप लोगों ने कन्वे किया और उनका टेक क्या था, ये सारे जो देश हैं जहाँ पे आप लोगों ने विज़िट किया? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें बहुत अच्छा लगा कि उनका जो सोच हमसे बिल्कुल मिलता जुलता था। ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान इन देशों के साथ एक संपर्क रखा है, ये भी इस्लामिक देश हैं सब, परंतु उन्होंने जो हमें कहा और हमें सुनकर ये बहुत खुशी हुई कि वो भारत को अच्छी तरह से जानते हैं और हमें एक्चुअली जस्टिफाई करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हज़ारों साल से संपर्क है इन देशों के साथ। उनका जो इमेज है भारत के बारे वो बहुत पॉजिटिव है और ख़ास करके पिछले 10-11 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके जिस तरह से संबंध बनाया, उनके नेताओं के साथ दोस्ती बनाया और इन देशों ने भी उनके जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स मान्यता मोदी जी को दिए हुए हैं। और फिर और 2 भी बिंदु उन्होंने जो जिक्र किए हमारे लिए, हम कि भारत जिस तरह भारत की अर्थनीतिक व्यवस्था बढ़ रहा है, कुछ साल पहले हम इंग्लैंड से आगे चले गए, अभी और 5वें स्थान पे पहुंच गए, अभी जापान को क्रॉस कर रहे हैं, 4थी स्थान पे पहुंच रहे हैं। इनको उससे बहुत ये इम्प्रेस्ड हुए हैं और मिलिट्री कोऑपरेशन भी शुरू हो गया पिछले कई 2-4 सालों से। मिलिट्री कोऑपरेशन केवल नहीं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम भी शुरू हो चुका है इन देशों के साथ। ये सब हमारे लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और हमने जो गए थे, हम कुछ आंकड़े, कुछ मैसेज, संदेश लेकर गए थे। वो था कि दशकों तक हमने बहुत सहा है जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेजकर हमला करते रहे भारत पर और फिर झूठ बोलते रहे, और हमारा एक नीतियों में बदलाव आया है, नया भारत का न्यू नॉर्मल, ये बताने के लिए कि हम अभी जो तय किए हुए हैं हम ज़रूर रिटेलिएट करेंगे। जब ऐसा कोई क्रॉस बॉर्डर आतंकवादी हमला होगा भारत पर, भारतीयों को वो मारेंगे, हम ज़रूर उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, हम हिट बैक करेंगे। लेकिन हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम केवल आतंकवादियों को मारने के लिए पहले कोशिश करेंगे और हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। अगर वो एस्केलेट करे तो फिर हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये समझ पाते हैं क्योंकि ये चारों देशों ने आतंकवाद के शिकार हुए हैं। ये चारों देशों ने, अलकायदा हो, अन्य सलाफिस्ट हों, और ऐसा कि अल्जीरिया जो है वो खास करके पाकिस्तान से ट्रेन होकर आतंकवादी जाके अल्जीरिया में हमला किए हुए थे 90 के दशक में। तो ये बिल्कुल हमारे पोजीशन समझते हैं। और फिर हमारा ये भी संदेश था कि एक तो जो लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, उसके बाद हमने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस पर कदम उठाए हैं, वो पानी हो या व्यापार पर हो, वीज़ाज़ पर हो, शिपिंग पर हो, उनको समझाने के लिए हमारा ये उद्देश्य था कि देखिए ये परमानेंट नहीं है। हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हमारा कोई बुरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़रूर पाकिस्तान अपनी नीतियां बदलाए और आतंकवाद को जो वो समर्थन देते हैं उससे वो हटे, और जो आतंकवादी और आतंकवादी संस्था जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बैन है या अन्य देशों के द्वारा जैसे यूएस से बैन है, वो खुल्लम खुल्ला ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। और इसमें क्या है कि इन देशों में से कई देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, इनमें कई देश FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य हैं जो कि पाकिस्तान पर पूर्व में पाबंदी लगा रखे हैं। तो ये समझते हैं
और ये समझाने के लिए हमारा उद्देश्य था। ये जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपने सवाल उठाया कि पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था, जिसके कारण जो पाकिस्तान को पैसे मिलते थे उसका वो मिसयूज़ नहीं कर पाता था। तो आप लोगों ने इस बात को रखा कि उसको पाकिस्तान को कैसे वापस उस ग्रे लिस्ट में डाला जाए ताकि वो जो इंटरनेशनल फंड्स उसको मिल रहे हैं उसका मिसयूज़ न करे। वो अवश्य रखा है इस बात। इस पे थोड़ा मैं और जोड़ना चाहूँगा। देखिए, ये देश सब इस्लामिक देश हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 दशक में इनका जो रोड, इनका रास्ता और पाकिस्तान का रास्ता अलग अलग होते जा रहा है, क्योंकि ये सब देश काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं आतंकवाद के खिलाफ, काफ़ी सख्त पोजीशन लिए हुए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, OIC में, FATF में, और ये जो जिहादी सलाफिस्ट एलिमेंट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान ऐसे नीति जारी रखा है और जिहादियों को समर्थन देते रहा है। दूसरी बात, ये देश सब अभी काफ़ी विकसित हो गए हैं। वो अपने आप को, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बहुत अच्छा बढ़ाए हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान इन्हीं देशों से आर्थिक सहायता लेकर उसका दुरुपयोग किया है। बिल्कुल। तो अब भी पाकिस्तान भीख मांगने की स्थिति में है। करोड़ों बच्चे स्कूल में नहीं है पाकिस्तान में, ये सब समझते हैं। तो हमने ज़रूर FATF का विषय उठाया कि जो कुछ साल के लिए पाकिस्तान FATF का ग्रे लिस्ट में था, उस समय पाकिस्तान से जो ट्रेन हुए हैं आतंकवादी हमला थोड़ा कम हो गया था। और पिछले 2-2.5 साल से इन्होंने उससे मुक्त हो गए हैं, फिर दोबारा वही कांड में लग गए हैं। तो ये मैसेज उनके पास बहुत अच्छी तरह से वो समझ है उनका। इनमें से कोई ऐसा कंट्री था जो थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट था, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनके साथ पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है, तो कोई उन्होंने सॉफ्टनेस दिखाई? ट्रेड नहीं है, एड है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये भारत को और पाकिस्तान को बिल्कुल अलग तरफ से देखते हैं। पाकिस्तान एक तरफ से इन पर एक पैरासाइट बना हुआ है, इनका शोषण किया हुआ है, इनसे पैसा लेकर दुरुपयोग किया है, और जबकि ये देशों ने सब फंडामेंटलिज्म से दूर हो गए हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया एक उदाहरण है। पाकिस्तान बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये बिल्कुल उसी तरह देखते हैं, और भारत को इन्होंने देखते हैं एज अपॉर्चुनिटी। वो चाहते हैं और भी मिलिट्री कोऑपरेशन हो, और भी काउंटर टेररिज्म पर मिलकर हम काम करें, और वो चाहते हैं, जबकि हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट बनने जा रहे हैं, हमसे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और हमारे साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहते हैं, हमारे मार्केट्स को एक्सेस चाहते हैं, और ख़ास करके चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, UN हो या अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ भारत के साथ मिलकर कोऑपरेट करें, काम करें। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड में है। आपकी डेलीगेशन में सबसे जो क्रूशियल या फिर फोर्सिबली उन्होंने बहुत अच्छे आर्टिकुलेट ढंग से बातें आपने ओवैसी साहब की तारीफ़ की है, तो कौन से ऐसे मेंबर थे, उनका आर्गूमेंट क्या था? हमारे डेलीगेशन में जो 8 मेंबर्स थे, इसका कॉम्पोजिशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा संदेश था। हम 8 जो मेंबर्स थे, भारत के विभिन्न कोने कोने से थे। हम 8 अन्य भाषा बोलते हैं, मदर टंग। हम 8 लोग 5 धर्म से थे, 5 अलग अलग धर्म से थे। ये अपने आप से एक बहुत बड़ा संदेश था, और सभी ने, कोई वहाँ अपने इंडिविजुअल के ये बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए नहीं गए थे, कोई अपने पार्टी के लिए बोलने के लिए नहीं गए थे। सभी का एक उद्देश्य था कि वो भारतीय के नाते गए हैं, भारत के बारे बताने के लिए। तो ओवैसी जी ने तो बहुत ही अच्छा, बहुत सख्त रूप से उनका मत रखा। गुलाम नबी आज़ाद जी भी, वो हमारे साथ 2 देश में थे, फिर उनका तबीयत थोड़ा खराब हुआ, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल मैसेज था। निशिकांत दुबे जी का, हर्ष श्रृंगला जी का, सभी का, फैंगनॉन कोन्याक जी का, सभी का बहुत अच्छा ये रहा, और उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव हुआ। तो ओवैसी कोटेड कुरान एंड उन्होंने कंपेयर किया कि आईसाइस जो है वो किस तरह से पाकिस्तान एक तरह से पैरिटी उन्होंने दिखलाया।
जबकि इन देशों ने जिहादियों को, सलाफिस्ट्स को, फंडामेंटलिस्ट्स को बिल्कुल रोक दिया है और ख़त्म कर दिया है। तो जब ओवैसी जी हो और अन्य हमारे जो सदस्य थे वो बता रहे थे कि पाकिस्तान अब तक ये काम कर रहा है, वो जानते हैं। तो इसीलिए हमारा मैसेज उनके साथ तालमेल ठीक बन रहा था। दूसरी बात है कि आप आईसिस का उदाहरण लिया। बिल्कुल। ना केवल आईसिस, अलकायदा भी इनके खिलाफ आतंकवाद फैलाया हुआ है पिछले सालों में, पिछले दशकों में, और ये सब जानते हैं। जैसे कि ओसामा बिन लादेन बरसों तक पाकिस्तान ने छिपा के उसको रखा था और झूठ बोल रहा था पूरे दुनिया को, जबकि अमेरिका ने जाके उनके घर घुस के उसको मारा। और हमने जब बताते हैं कि देखिए ऐसे 52 व्यक्ति और संस्थाएं हैं जो आतंकवादी हैं, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा या अन्य देशों के द्वारा, यूएस के द्वारा हम ये बैन है और वो खुल्लम खुला ऑपरेट कर रहे हैं। आप इसको कैसे सह सकते हैं? वो बिल्कुल मानते हैं कि बिल्कुल उनके लिए सहन नहीं है, वो बंद होना ही है। एक जो अपोजिशन जो सवाल बार बार उठा रहा है, जो उन्होंने कहा कि कल से उन्होंने शुरू किया है कि राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र तो सरेंडर हो गए, ट्रंप का फ़ोन आया और प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपको लगता है कि ये एक अपोजिशन का वाजिब सवाल है या फिर नेशनल सिक्योरिटी पे इस तरह की बातें करना बेफजूल की बातें हैं? मैं मानता हूं कि कोई 2-3 व्यक्ति हैं जो अपने हताश, अपने फ्रस्ट्रेशन को ऐसे निकालते हैं। मैं सारे अपोजिशन के बारे ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सब दल में हमारे अपोजिशन मेंबर्स थे, सब भारतीय के नाते भारत के पक्ष में बोले। ये 2 या 3 जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैं तो अभी सोचने लगा हूँ कि ये भारत के अपोजिशन नहीं है, वो पाकिस्तान के सरकारी एजेंट हैं, क्योंकि वो जिस तरह बयान दे रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तान का डीप स्टेट इसको मिसयूज़ करता है, उनको बार बार मीडिया में चलाता है भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए। और इस तरह का बयान हमारे दुश्मन देश भी हमारे नेताओं के लिए और हमारे देश के लिए नहीं देते हैं, जो ये 2-3 व्यक्ति देते हैं। तो ये निंदनीय है, पर मैं इस पर जाना नहीं चाहूँगा। मैं इस बहस में नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये है कि पूरे देश और पूरे हमारे जो राजनीतिक माहौल ये देश के पक्ष में है, मिला हुआ है, एकता है इसमें। इसको हमें स्वागत करना चाहिए, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं इसी पर फोकस रखना चाहूँगा। एक जो सवाल कि जब आप डेलीगेशन में वहाँ पे गए, जब ब्रीफ कर रहे थे अलग अलग क्रॉस सेक्शन, डायस्पोरा, सिविल सोसाइटी और तमाम लोगों को, तो लोगों ने ये सवाल पूछा आपसे कि भाई ट्रंप का क्या रोल था इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है दशकों से कि हम मीडिएशन नहीं चाहते हैं। ये हमारा बायलैटरल मामला है। एक गलती तो हो गई उस टाइम 48 में यूएन को जाकर, जो अभी तक ये ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो गया। और ये भी सच है कि जब कहीं ऐसा युद्ध होता है तो विभिन्न देश और विभिन्न नेता अपने अपने मत देते हैं, सुझाव देते हैं। भाई हम भी देते हैं, बिल्कुल। कभी यूक्रेन में युद्ध हुआ, कहीं और युद्ध हुआ, हम भी उनको फ़ोन करके सुझाव देते हैं। किसी का अधिकार है सुझाव देने के लिए, किसी का अधिकार है कुछ बोलने के लिए, लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये बायलैटरल इशू है और जब तक पाकिस्तान इसको ना माने, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए चौथे दिन जब पाकिस्तान के डीजीएमओ खुद फ़ोन करके हमारे डीजीएमओ को बोला कि भाई साहब बहुत हो गया, अभी बंद करते हैं, हमने बोला हाँ, क्योंकि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते। हम शुरुआत से कहा कि हमने आतंकवादियों पर हमला करेंगे, और पहला हमारा जो हमला रहा, रिटेलिएशन रहा, वो केवल आतंकवादियों के बेस पर रहा। हम उससे एस्केलेशन नहीं चाहते थे। और फिर उसके बाद जब वो सिविलियन एरियाज पर हमला किए, तब हम उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला किया। तो ये क्लियर है कि ये आपस की मामला है और पाकिस्तान को कैसे हैंडल किया जाए, हम पूरी तरह से इसमें सक्षम हैं और करके दिखाएं भी। हाँ, आने वाले दिनों में ये कैसे दोबारा ना हो,
ये इस पर हमारा फोकस है, इसीलिए हम इकोनॉमिक सैंक्शंस डाले हैं पानी व्यापार पर, और ये सब समझते हैं। एक जो मैसेजिंग, जैसे जो पूरा डेलीगेशन गया उसका एक मेन मकसद था कि मैसेजिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में, आपने वहाँ पे सेंस किया कि जो इंडिया की मैसेजिंग है, क्योंकि कई सारे विपक्ष के लोग ये सवाल उठाते हैं कि इंडिया की जो मैसेजिंग थी वो उतनी प्रोएक्टिव नहीं थी, और इसलिए CDS का जो बयान आया कि भाई हमारी कैजुअलिटी हुई, हमारी तरफ से नुकसान हुआ। ये विपक्ष का नहीं है, फिर से मैं कहूँगा 2-3 फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल्स का है, क्योंकि विपक्ष के लोग हमारे साथ थे, वो खुद महसूस करते थे, वो खुद हमारा मैसेज पहुंचाते थे इन देशों में। ये बिल्कुल विपक्ष का नहीं है, कुछ 2-3 हताश व्यक्ति जो है उनका था। देखिए, मैं इस बहस में वो जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो मैसेज है उससे हटकर उसको अंडरमाइन करें, तो मैं इस बहस में नहीं आऊँगा। मैं इतना कहूँगा कि हमारा मैसेज बिल्कुल अच्छी तरह से रिसीव हो रहा था। फिर से मैं रिपीट करूँगा, ये देश सब आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं, सब आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा चुके हैं, तो वो बिल्कुल समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं, भारत को अच्छी तरह जानते हैं और बिल्कुल अलग रूप से देखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है जो कुछ 2-3 व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होकर कह रहे हैं, वो बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके डेलीगेशन में 2 तरह के लोग थे। एक तरफ निशिकांत दुबे थे, जिनके ऊपर कांग्रेस अटैक कर रही थी कि निशिकांत दुबे एक ऐसे डेलीगेशन में गए हैं जहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वो लगातार कांग्रेस के ऊपर बाहर से अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी साहब थे जो पूरी तरह से भारत के साथ में खड़े थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बिल्कुल डेलीगेशन के पॉजिटिव मैसेजिंग उन्होंने की। देखिए, वहाँ किसी ने भी, ना निशिकांत जी, ना ओवैसी जी, ना किसी ने भी कोई और मैसेज दिया, ना उन्होंने कोई कांग्रेस के खिलाफ वहाँ मैसेज दिया, ना उन्होंने हमारा जो मैसेज हम लेकर गए थे उससे हटकर कुछ बोले। हाँ, वो डोमेस्टिक मीडिया में कुछ पोस्टिंग करते होंगे, सोशल मीडिया में डालते होंगे, वो यहाँ के लिए, वहाँ कोई उसमें गैप नहीं था। हम सब एक मैसेज लेकर उनके साथ चर्चा करते थे। वहाँ ना सरकार या नेताओं के साथ, ना मीडिया के साथ, ना थिंक टैंक के साथ, ना जो प्रवासी भारतीयों के साथ हमारी मुलाकात हुई, कोई किसी के खिलाफ, कोई पार्टी के खिलाफ, कोई हमारे डोमेस्टिक राजनीति को लेकर कोई बयान दिया। एक जो निशिकांत दुबे ने बहुत अच्छी बात कही, और शायद निशिकांत दुबे के ऊपर जो कांग्रेसी आरोप भी लगाते हैं, उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम कंट्री में हैं, लेकिन हमारे देश में मुसलमानों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ी है, पाकिस्तान में हिंदू लगातार कम हुए हैं। तो एक जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो कल्चर है, वो उसकी जो ब्यूटी है, वो उन्होंने ये बात कही। आप उसको कैसे देखते हैं? ये सब ने कहा, ये निशिकांत जी ने भी कहा, गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी कहा, ओवैसी जी ने भी कहा, सब ने कहा, और सब ने कहा कि हमारे देश में हम सब संविधान से जुड़े हुए हैं, हमारे आपस में भी अगर कुछ मतभेद होगा तो हम आपस में उसको संभालेंगे, और लेकिन जब देश के हित में हम बात करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं, हम सब एक हैं, बिल्कुल किसी का दो राय नहीं है। ये जैसे कि मैंने कहा, इन देशों ने भारत को सदियों से जानते हैं, इस पर जस्टिफिकेशन देने का ज़रूरत नहीं था, और वो खुद वही पेज पर हैं जहां हम बिल्कुल पहुंचे। एक जो आपके पक्ष में जो बातें थी कि हमारा वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी बड़ा है, और हमारा जो सॉफ्ट पावर है उसकी दुनिया कायल है, और ख़ास करके ये सारे देश तो बड़े कायल हैं उसके। ना केवल हमारी वहाँ डायस्पोरा प्रवासी भारतीय का गुट बड़ा है, वो बहुत सफल भी हैं और इन देशों के पसंदीदा भी हैं। ये हम सबको सुनकर ये बार बार बहुत खुशी हुई जब वो कहे कि बाकी देशों के तुलना में, इवन अन्य साउथ एशियन, दक्षिण एशिया के देशों के तुलना में, वो प्रवासी भारतीयों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रवासी जो भारतीय वहाँ हैं वो मेहनती हैं, वो लॉ अबाइडिंग है, वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं फंसते हैं, वो वहाँ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो डिसिप्लिन्ड जीवन जीते हैं वहाँ, और इसीलिए हर जगह में
भारतीय प्रवासी गुट के तुलना में जो प्रवासी पाकिस्तानी वहाँ है वो बहुत छोटे संख्या में थे। कभी हमारा वहाँ प्रवासी कम्युनिटी 10 गुना बढ़े उनसे, तो कभी 5 गुना बढ़ा। तो ये सब इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो हमारे प्रवासी भारतीयों का जो असर है वहाँ बहुत पॉजिटिव असर है हमारे लिए। ढेर सारे लोगों ने कई जगह सेल्फी ली और आप लोगों से किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया कि सलमान खान और शाहरुख खान से हमारी मुलाकात करा दीजिए हमारी? वो देखो, हमारा सॉफ्ट पावर बहुत ही प्रेवलेंट है। बहुत सारे वो हमारे जो क्रिकेट के स्टार्स हैं और एक्टर्स हैं और वो सब जानते हैं, लेकिन सबसे जो रिकॉग्नाइज चेहरा इन देशों में है हमारे प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि वो जिस तरह के संबंध बनाए हैं वो सब देखते हैं। और भारत की जो प्रगति हो रही है उसको देखकर वो बहुत खुश भी हैं और उसमें भाग लेना भी चाहते हैं। आपके लिए सबसे जिसको कहते हैं कि गोल्डन मोमेंट, ब्यूटीफुल मोमेंट इन यात्राओं में जो आप 4 देशों में गए, सबसे अच्छा क्या था मोमेंट जिसको आप कभी भूलेंगे नहीं? बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं, बहुत सारे मोमेंट हैं। हम जो नेताओं से मिला, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, उनके जो शूरा काउंसिल के लीडर, चेयरमैन यानी कि हमारे जो स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट लेवल के, वो जिस तरह भारत की तारीफ़ कर रहे थे और हमारी प्रधानमंत्री जी का तारीफ़ कर रहे थे, जिस तरह बोल रहे थे कि वो चाहते हैं इसको और आगे बढ़ाएं, बहुत सारे ऐसे मुहूर्त थे। ओपनली भाषण में भी बोल रहे थे। तो बहुत अच्छा रहा ये अनुभव। आपने जब जयशंकर जी को ये ब्रीफ किया ये सारी बातें, तो उनका रिस्पांस क्या था कि हमें क्या करना चाहिए या किस तरह का वो इस पूरे ट्रिप को देख रहे थे? देखिए, ये ऑफिशियल डेलीगेशन था और कोऑर्डिनेशन हो रहा था हमारी एम्बेसीज़ के ज़रिए, तो फीडबैक तो मिलते रहता था। और डॉक्टर जयशंकर ने उनके पास खबर भी था कि कैसे बातचीत हुए थे, फीडबैक क्या था, लेकिन हमसे भी वो सुनना चाहते थे कि हम क्या महसूस किए, वो डिस्कशन का कोई सजेशन, सुझाव। तो बहुत अच्छा कल फीडबैक हुआ। कुछ सुझाव भी हम दिए हैं कि इसको आगे कैसे लिया जाए। हमारा ये जो विजिट था 4 देशों को, बहुत ही सफल रहा। एक अंतिम सवाल कि राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये तो आपने 47 दिन के बाद पार्लियामेंट सेशन रखा है और उसकी घोषणा आज कर दी है, तो इतने दिन आपने दूर पार्लियामेंट सेशन रखा है, जबकि नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें हैं, इसको तो अभी डिस्कस करना चाहिए था। नेशनल इंपॉर्टेंस की बात डिस्कस हुआ है, होते रहेगा, इसमें कोई विषय नहीं है। और इसको हम हमारे डोमेस्टिक राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। पार्लियामेंट का सेशन, मानसून सेशन हर साल जुलाई में ही होता है, तो इसका घोषणा तो होना ही था। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांड्या साहब हमसे जुड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि किस तरह से मिशन काफ़ी सक्सेसफुल था, भारत का जो मैसेज था, भारत जो संदेश देना चाहता था दुनिया के तमाम मुल्कों को, वो बहुत अच्छे ढंग से रिसीव किया गया है। और भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन किया, वो भारत एग्रेसर की रोल में नहीं था, बल्कि भारत डिफेंड कर रहा था जब पाकिस्तान ने हम पर आतंकवादी हमला किया। शंकर रमेश, द प्रिंट।